तो हेलो डियर स्टूडेंट, कल एग्ज़ाम है बायो का, है ना। अच्छी तैयारी आपकी चली रही है, आपको पता है। और होली की वजह से हो सकता है एक आध दिन डिस्टर्बेंस में गया हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि बायोटेक का अपन वीडियो लेके आएंगे। लास्ट के 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनका वीडियो अपने को आज देखना है, उसके बाद कल अपना पेपर है ही सही। बायोटेक का जो पहला चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, पहले अपन उसकी बात करेंगे। ये चैप्टर जो है इसका भी वेटेज 4 मार्क्स का है। यहाँ से हाफ मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव एक फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अलावा 1.5 का यानी 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बायोटेक का जो चैप्टर है इससे भी और इसके बाद वाले चैप्टर से भी, और दोनों का सेम पैटर्न है कि हाफ मार्क्स के 2 क्वेश्चन, उसके बाद 1.5 के 2 क्वेश्चन। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे, समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। पहले हम बात कर रहे हैं बायोटेक के चैप्टर नंबर 11 की, इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। इसके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, देखिएगा क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के 4 आनुवांशिक अभियांत्रिकी के यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के केंद्रों के नाम बताइए। भारत के 4 आनुवांशिक अभियांत्रिकी के केंद्रों के नाम बताइए। पहला सेंटर है सेंटर फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, मैसूर में। नाम दोबारा बोल रहा हूँ, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। सेकंड है सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है। नेक्स्ट है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है कोलकाता में। और लास्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो है शिमला में। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि जीवाणु कोशिका में यानी बैक्टीरियल सेल में मिलने वाले वर्तुल डीएनए का क्या फंक्शन है। वर्तुल डीएनए क्या काम करता है, तो आपको बता दूं कि बैक्टीरियल कोशिका में मेन डीएनए के अलावा जो गोलाकार वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए होता है, जिसे वर्तुल डीएनए भी कहा है, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या काम करता है, एज ए वेक्टर काम करता है, वाहक के रूप में, जिसका काम होता है डिजायर्ड जीन को यानी वांछित जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाना। तो वांछित जीन का स्थानांतरण कराने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वाहक के द्वारा यानी वर्तुल डीएनए के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, उसके द्वारा पृथक किए गए जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं, खंड हैं, उनको अभिरंजित करने के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के अंतर्गत जिन डीएनए खंडों को अभिरंजित किया जाता है, उनको देखने के लिए या रंगने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो नाम है उसका इथिडियम ब्रोमाइड। ध्यान रखिएगा क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों के नाम बताइए। पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो आंसर में पहला स्टेप तो होता है डीएनए का पृथक्करण, कि डीएनए को आइसोलेट किया। फिर पृथक किए गए डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना, ये सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप होता है पीसीआर के द्वारा वांछित जीन की संख्यात्मक वृद्धि करना। फोर्थ स्टेप होता है आरडीएनए का परपोषी कोशिका या होस्ट सेल में प्रवेश कराना। फिर नेक्स्ट होता है वांछित जीन उत्पाद को प्राप्त करना, और लास्ट होता है अनुप्रवाह संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम होता है कि डीएनए के जो चिपचिपे सिरे होते हैं, स्टिकी एंड होते हैं, उनको ये आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप आरडीएनए का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिट्रोवायरस होते हैं, पश्य विषाणु, उनका जीन क्लोनिंग में उपयोग क्यों किया जाता है
कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए रिट्रोवायरस किसे कहते हैं? जो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर सकता है डीएनए से आरएनए में, आरएनए से डीएनए में, जैसे कि हम बात करते हैं एचआईवी वायरस की। तो जनरली तो जो रिट्रोवायरस होते हैं वो हानिकारक होते हैं, लेकिन जब इनका उपयोग जीन क्लोनिंग में करते हैं तो क्या करते हैं, इनको पहले अहानिकारक बनाया जाता है, यानी इसके अंदर से उस पार्ट को हटा दिया जाता है जिससे वो बीमारी को, डिजीज़ को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। जैसे हम किसी रिट्रोवायरस का हानिकारक पार्ट हटा देते हैं तो वहाँ पर अपन किसको जोड़ सकते हैं, फिर वांछित जीन को, और फिर इसका उपयोग किया जा सकता है यूकेरियोटिक सेल में वांछित जीन को स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों के नाम बताइए। तो इको R1, हिंड सेकंड, इसके अलावा हिंड थर्ड, SAL फर्स्ट, ये सब नाम जो मैंने बताया बेटा वो सब क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि PBR 322 का नामांकित चित्र बनाइए, या बायोरिएक्टर या फर्मेंटर क्या होता है, होज बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाइए। तो डायग्राम जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्योजी डीएनए क्या होता है? जब किसी जीव के मूल डीएनए में किसी वांछित डीएनए खंड को हम जोड़ देते हैं, किसी जीव के मूल डीएनए में, ओरिजिनल डीएनए में वांछित डीएनए खंड को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो बना है अब उसी को क्या कहते हैं हम, पुनर्योजी डीएनए या rDNA। नेक्स्ट है कि जीवाणुभोजी को परिभाषित कीजिए, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसों को कहते हैं जो बैक्टीरियल कोशिका पर अटैक करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो जीवाणु कोशिका के ऊपर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दें, ऐसी क्षमता जिन वायरसों में होती है उन वायरसों को जीवाणुभोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, जैसे लैम्डा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जानी चाहिए? तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाना चाहिए, मार्कर जीन पाया जाना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर ऐसे साइट भी उसमें मिलनी चाहिए। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1.5 में आ सकता है मार्क्स में, कि क्लोनिंग संवाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, एक आदर्श वाहक की विशेषताएं क्या होती है। नेक्स्ट है कि जीन गन विधि क्या होती है, PCR क्या है, शॉर्ट नोट बताइए PCR के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। इसी तरह क्वेश्चन आता है पुनर्योजी डीएनए तकनीक क्या है, इस तकनीक में काम आने वाले किन्हीं 3 एंजाइमों के बारे में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि। जीन गन विधि क्या है, इन विधियों से कैसे जीन का स्थानांतरण किया जा सकता है। ये तो बात थी चैप्टर नंबर 11 की। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर 12 है, जहाँ बता रखा है कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसा मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया कि ये वाला चैप्टर भी कितने मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं या आए हुए हैं, तो उनकी बात करते हैं आगे। इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं वो है क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं। तो बेटा क्राई जीन जो होता है, जिसे बीटी जीन भी कहते हैं, उस क्राई जीन या बीटी जीन से जिस प्रोटीन को कोडित किया जाता है उसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, जिसमें इनएक्टिव बायोटॉक्सिन यानी निष्क्रिय जीवविष होता है जो इंसेक्ट के लिए, कीटों के लिए घातक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग के लिए जो एलाइजा या एलिजा टेस्ट किया जाता है, ये टेस्ट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी यानी प्रतिजन प्रतिरक्षा पारस्परिक क्रिया पर आधारित है ये सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रोग से ग्रसित कोई शिशु है, उसके उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सा पद्धति का नाम बताइए। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो जीन थेरेपी इसका सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी क्या होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा या दूसरे संगठन के द्वारा किसी राष्ट्र के लोगों को बिना क्षतिपूर्ति दिए, बिना उनसे अनुमोदन लिए
उनके संसाधनों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी। फिर क्वेश्चन है कि कुछ जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित बीटी टॉक्सिन प्रोटीन के रवे कीटों को तो मार देते हैं परंतु स्वयं को नहीं, कथन को कारण से स्पष्ट करें। बेटा बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया होता है उसमें पाया जाता है क्राइजीन, जिसे बीटीजीन भी कहते हैं, और उससे बनने वाला जो प्रोटीन है अभी आया था क्रिस्टल प्रोटीन या बीटी प्रोटीन कहते हैं। उस प्रोटीन में होता है इनएक्टिव बायोटॉक्सिन जो इंसेक्ट में जाकर वहाँ एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। जैसे वो एक्टिव होता है टॉक्सिन तो कीटों को मार देता है, नहीं बैक्टीरिया में या प्लांट में जब ये रहता है तो वो इनएक्टिव में रहता है कंडीशन में। यही कारण है तो प्लांट इससे मरता है, नहीं वो बैक्टीरिया मरता है जिसके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये फुल फॉर्म होती है जीएमओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जीएमओ किसे कहते हैं, कि जब किसी पौधे, जंतु या कवक या किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में कृत्रिम रूप से हम कोई परिवर्तन ले आते हैं तो उनके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन लाने के बाद उन जीवों को क्या कहा जाता है, जीएमओ यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव। नेक्स्ट है कि रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान कैसे की जाती है, तो रोगजनक द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान उनके द्वारा उत्पन्न लक्षणों के आधार पर या उनकी जांच के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के एक उपयोग को समझाओ, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीटी कपास या बीटी कॉटन, जहां बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कपास के ऐसे पौधे तैयार किए गए हैं जिस पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस का कोई असर नहीं होता है। इन पौधों में जो बीटी पौधे होते हैं इनमें ये पौधे मुकुल कृमि के प्रति क्या हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का उपचार किस तकनीक के द्वारा किया जाता है, तो जीन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। और इसमें हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं एडीए की कमी का इलाज करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, एडिनोसिन डिसएमिनेज का जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा है उसको हम डिटेल में समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोजी गाय के दूध में मानव शिशु उपयोगी कौन सी प्रोटीन होती है, तो उसमें अल्फा लेक्ट एल्बुमिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में लगने वाले छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए कौन सी प्रोटीन जीन को काम में लिया जाता है, छेदक कृमि को कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रोटीन काम में आती है, तो CRY फर्स्ट AB ये जीन काम में ली जाती है उसे प्रतिरोधी बनाने के लिए। नेक्स्ट है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसमें बीटी जीवविष निर्मित होता है, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एक उपयोग बताइए, तो जो मानव इंसुलिन बनाया गया है जिसे ह्यूमुलिन कहते हैं, जिसका उपयोग डायबिटीज़ के रोगियों के द्वारा किया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में ह्यूमुलिन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो इसका बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है। नेक्स्ट है कि अगर हम इंसुलिन की जो इनएक्टिव कंडीशन होती है जिसे कहते हैं प्राक इंसुलिन, इसको अगर हम डायबिटीज़ के रोगियों को दें तो क्या उसको फ़ायदा होगा, तो प्राक इंसुलिन या इनएक्टिव इंसुलिन में 3 श्रृंखलाएं होती है ABC। अगर हम डायबिटीज़ के रोगियों को ऐसा इंसुलिन देंगे जिसमें तीनों श्रृंखलाएं हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएगा। यही कारण है कि उनको वांछित लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी उनका जो इनएक्टिव फॉर्म वाला इंसुलिन है वो इनएक्टिव ही रहेगा, वो एक्टिव कंडीशन में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा क्या है, तो किसी सजीव में उसके दोषपूर्ण जीन को हटाकर जब उसकी जगह कोई वांछित जीन डाल दिया जाता है, तो दोषपूर्ण जीन को हटाना, उसकी जगह अच्छे जीन को डालना, इस बात को जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहते हैं। अब 1.5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं का जैविक उत्पादों का निर्माण करने में क्या उपयोग है, ट्रांसजेनिक जंतु किस प्रकार बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में उपयोगी होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, जीएम पौधों का उपयोग हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद। इसी तरह क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग होता है और इंसुलिन बनाने में इसका क्या योगदान है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो इसमें आ रहे हैं पिछले सालों के एग्ज़ाम में।
आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। एंड मोमेंट पर कुछ घंटे बचे हुए हैं अपने पास, तो आप ये कीजिएगा कि जो भी डायग्राम बुक्स वगैरह में हैं उनको आप एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। और इसके अलावा कोई टॉपिक आपको लग रहा है, जैसे कि हम बात करें चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में, या जेनेटिक्स में 5 चैप्टर 6 चैप्टर में, या बायोटेक में, तो कोई टॉपिक ऐसा है जो अपने को लगता है कि रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो एंड मोमेंट में बस उसको पढ़ लीजिए। नो डाउट आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया है, एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। मैं शुभकामनाएं आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक, और अपना बेस्ट दीजिएगा। साथ ही साथ एक वीडियो मैं अगले आने वाले कुछ दिनों में लाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप 12 के बाद और क्या क्या कर सकते हैं। एक बायो वाले के लिए या मैथ्स वाले के लिए से क्या क्या ऑप्शन होते हैं जो 12 के बाद भी किया जा सकता है, तो वो भी वीडियो आपके लिए रहेगा। तो जो भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज इस पर मिलेगी। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक आप सभी।